जब इश्यूज अराइज होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे, जजेस उनको इंटरप्रेट करके देखेंगे। कोई भी आज ऐसा फील्ड नहीं हो जहां आपको लॉयर की जरूरत नहीं पड़े। कुछ गलत जल्दी टॉलरेट नहीं करते, दे वांट जस्टिस। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com के पॉडकास्ट हाजिर हो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इस देश की पुराने से पुरानी जो कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस, उसके प्रिंसिपल हैं। उनका नाम है डॉक्टर इरमला दयाल। इरमला जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। और ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसे अभी तक हमारे पॉडकास्ट में बहुत से लोग जो कुछ लोग वकील हैं जो वकालत कर रहे हैं, वैसे कुछ लोग वकालत कर रहे हैं लेकिन लोगों के बीच में कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं ऐसे। और तो एक एजुकेशनिस्ट की जो जिनसे सीख के ये सारे वकील लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो आप पहले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आपने पीएचडी किया। आपका जो पीएचडी है वो पेटेंट में, जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो इस देश के अंदर अभी चर्चा में, जो स्टार्टअप्स वाले हैं, लगभग सारे लोग पेटेंट तो उसमें करवाते ही हैं। तो मैडम, आपने शुरुआत कहाँ से की? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? लॉ की बात करें तो मैंने वीटी चौकसी सार्वजनिक लॉ कॉलेज, जिस कॉलेज में अभी मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, मेरा एलएलबी और एलएलएम दोनों इसी कॉलेज में हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ आज। तो मैम, यहाँ ये बताएंगे कि ये जो कॉलेज है, हाँ। आप 1935 से आपने बताया कि 1935 से जो देश के पुराने से पुराने कॉलेजेस में, तो ऐसे कोई वकील निकले जो नेशनल लेवल पे गए हों? ऐसे कोई याद आते हो लॉयर्स आपको? की क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारी कॉलेज से निकल चुके हैं। हम फॉर्मर जस्टिस डीए देसाई साहब, जस्टिस अहमदी साहब और सेठना साहब जो गुजरात हाई कोर्ट में थे, सब हमारे ही पास आउट्स है। आज सूरत डिस्ट्रिक्ट बार देखिए, पूरे हमारे ही जितने भी रेप्यूटेड लॉयर्स हैं, वीटी चौकसी एल्यूमिनाई हैं सब। तो और हमारी सोसाइटी के जो चेयरमैन है, हमारी मैनेजिंग का जो है इंस्टीट्यूशन, उसके चेयरमैन भी हमारे ही स्टूडेंट रह चुके हैं। तो दे आर डूइंग गुड। वीटी चौकसी के स्टूडेंट्स दे आर डूइंग गुड। जी। तो मैम, ये बताइए कि अभी अभी ऐसा लगता है कि थोड़े पिछले 5-10 साल के अंदर लॉ के करियर में पहला ऐसा माना जाता था, सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मानते थे किसी को कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो लॉ में आ जाता है। जैसे हमारे जर्नलिज्म में माना जाता है कि कहीं कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिलती तो पत्रकार बन जाते लोग। तो पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है कि लॉ के करियर में बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स भी एंट्री कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रही है एडमिशन लेने की लॉ में। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 10 साल में? पीपल हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। एक लॉ एक सोशल साइंस है जी, और हमारा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी समाज में इश्यूज है उसका हम लीगली एक रीजनेबल हल ढूंढ सके जी। और कोई भी आज ऐसा फील्ड नहीं हो जहाँ आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़े। तो लॉ का स्कोप काफ़ी ब्राइट है। और वीटी चौकसी सार्वजनिक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो लंबी क्यूज रहती है। लंबी क्यूज रहती है। वैसे तो अभी तो यहाँ बहुत सारी कॉलेजेस हो गई है, प्राइवेट कॉलेजेस भी। प्राइवेट भी है, ग्रांटी नीड भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस भी हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस भी है। पर अगर मेरी कोई भी टर्म में 5 या 10 सीट भी वेकेंट हो तो मेरे पास 50-60 बच्चों का क्यू में लिस्ट में नाम होता है कि हमें ट्रांसफर दे दो और वीटी में लेना है। यानी जितने भी कॉलेजेस खुले, वीटी का मोह तो सूरत में रहेगा। तो ये मैं यही जानना चाहता हूँ, फिर से आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि इतना सारा डिमांड क्यों खड़ा हुआ है? नहीं, द रीजन बीइंग कि एक तो तुम्हारा करियर एस्पेक्ट अच्छा है, लॉ में आए। आज जैसे डॉक्टर बीमार है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही। अगर आप समाज में रहते हो तो कोई भी इश्यू हो तो आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। फिर वो आपका फाइनेंस हो, आपका प्रॉपर्टी हो, आपका इनहेरिटेंस हो, या फिर कोई रोड का ट्रैफिक का नियम क्यों ना हो। तो ये ऐसा है कि कॉर्पोरेट्स में भी अभी बहुत डिमांड खड़ी हुई है लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं या
जो लॉ करके निकल रहे हैं वो। हाँ हाँ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका लीगल सेल रहता है, जी वहाँ पे भी आपको एक कंपनी एस्टैब्लिश करो तब से लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद भी आपको लॉयर्स की ज़रूरत रहती है। तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी लीगल करियर, लीगल फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैडम आप बता रहे थे कि एकदम से लॉ फील्ड के लिए बहुत स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और एडमिशन के लिए आपके वहाँ तो वैसे लाइनें लगती हैं, और कॉलेजेस के अंदर भी जैसे क्लैट की एग्ज़ाम में हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है कि बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है या काम मिल रहा है, या कोर्ट में बच्चों को मतलब जो वकील बन रहे हैं उनका काम बढ़ गया है? देखिए कि आज समाज जैसे डेवलप होता है, नए-नए इश्यूज़ राइज़ होते हैं। जी, अभी ये इश्यूज़ को सेटल करने के लिए, इनको जी। रिड्रेस करने के लिए आपको लॉयर्स की ज़रूरत रहती ही है। जी। लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हुई अपने राइट्स रिलेटेड, और आजकल के इंडिविजुअल्स क्या है ना, कुछ गलत जल्दी टॉलरेट नहीं करते, दे वांट जस्टिस। इसके लिए लॉ फील्ड में, लॉ स्टडीज़ में रश ज़्यादा रहता है। क्लैट की एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हो, तो सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्लैट एग्ज़ाम जो पास आउट हो उनको ही एडमिशन देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सूरत में अभी एंट्रेंस टेस्ट लॉ में नहीं है, विच आई पर्सनली बिलीव होना चाहिए। अगर आप स्क्रीनिंग करो, जिसके पास एप्टीट्यूड है लॉ पढ़ने का उनको ही एडमिशन दो, तो और भी क्वालिटी ऑफ लीगल एकेडमिक्स सुधरेगी। तो क्लैट से तो आप अगर अप्लाई करें तो ज्वाइन हो सकते हैं, उनके साथ में नहीं होता नहीं, है? ऐसा पॉलिसी डिसीजन है, हम नहीं ले सकते। स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सबका कोऑर्डिनेशन उसमें चाहिए। कॉलेज नहीं, इंडिविजुअली मतलब बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट कर सकती, बट वी प्राइवेट- आर अ ग्रांटीनेट कॉलेज, Okay. तो हमें काफी अथॉरिटीज से मतलब आपकी कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटी है। भी प्राइवेट हो चुकी है अब? उसके लिए हमारी दूसरी सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है। वी आर जी। स्टिल एफिलिएटेड विद वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। जी मैम, ये एक स्टूडेंट है, कोई 12th में पढ़ रहा है, तो उसको लॉ में जाना है, तो क्या उसमें होना चाहिए? उसको जाना है तो किस डिसीजन मेकिंग करना है कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि उसको लॉ को चूज करे? पहले तो उसका करियर काउंसलिंग स्कूल में ही हो जाता है कि जी। बच्चे में लीगल एप्टीट्यूड है कि नहीं लॉ जी। स्टडीज के रिलेटेड, जी। और कितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर, वो सब आजकल स्कूल में ही सिखाया जाता है। जी। तो अगर पढ़ते पढ़ते उस बच्चे को उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो पेरेंट्स कैन मेक आउट के फ्यूचर इज लॉ में ये अच्छा करेगा। दूसरी बात, बच्चों में ओरेटरी स्किल, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो सब आप देख रहे हो तो डेफिनेटली अपने बच्चे को आप लॉ एज अ प्रोफेशन के लिए एनकरेज कर सकते हो। तो कौन से कोर्सेज है मैडम आफ्टर 12th? जैसे बहुत 5 साल के भी कोर्सेज है लॉ के, और या ग्रेजुएशन के बाद ही होता है या उसके पहले भी हो सकता है? आफ्टर योर 12th इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, आप बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी कर सकते हो, पर आपको बहुत श्योर रहना है कि मुझे लॉ में ही जाना है। अदरवाइज हमारे जैसे वीटी चौक से सार्वजनिक लॉ कॉलेज में रेगुलर लॉ 3 ईयर कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बाद ही पॉसिबल है। ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन कैन परस्यू लॉ विद अस। मतलब एलएलबी 3 साल का? हाँ, आफ्टर कोई भी आप ग्रेजुएट हो जाए, कोई भी डिसिप्लिन में, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम, बीए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ड्रामा, कोई भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो ग्रेजुएट, फिर आप एलएलबी कर सकते हैं 3 साल का। राइट, 3 साल का, और उसके बाद अगर पीजी करना हो तो एलएलएम मास्टर्स। होता तो है। वीटी चौक से सार्वजनिक लॉ कॉलेज में 1935 से ही क्रिमिनल लॉ में एलएलएम चल रहा है। अच्छा। सो और यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के पास भी है, यानी मास्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी। और आपके वहाँ पीएचडी भी हो सकता है कॉलेज में? आई एम अ पीएचडी सुपरवाइजिंग गाइड, और हमारा एफिलिएशन वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ है, यानी यस वी गाइड स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी आल्सो। और मैम, ये नया अभी क्या है लॉ के जो आपके जो कोर्सेज एलएलबी हैं, एलएलबी में नई कौन सी चीजें अभी आई हैं लेटेस्ट? एक तो सब्जेक्ट्स जो कोर लॉ पढ़ने हैं, कोर सब्जेक्ट्स, वो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिस्ट दिया ही है, वो सब कॉलेजेस पढ़ाते हैं। पर अभी जो फोकस है वो साइबर लॉज पे हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हैं।
आजकल हमारे सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जा रहे हैं, तब साइबर फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर प्रैक्टिस ऑन साइबर साइड ऑल्सो। दूसरी बात रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति के अधिकार, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसमें भी प्रैक्टिस अभी पॉसिबल है। और मैम एक ऐसा मैं एजुकेशन के फील्ड का बहुत सा मैं रिपोर्टिंग किया। उस टाइम ऐसा एक सवाल, अभी पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन ऐसा एक सवाल आता था कि मेजर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके वहाँ, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, और कोर्ट के अंदर जो आपको आर्ग्यूमेंट करनी है या ड्राफ्टिंग करना है वो सारा इंग्लिश में ही होता है, और इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये सिचुएशन क्या चेंज हुई है या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, आई टेल यू व्हाट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन है 2008। लीगल जब भी एकेडमिक्स की बात कर रहे हों, लॉ रिलेटेड की पढ़ाई की, तो उसमें लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होना चाहिए। पर हमारा रीजनल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश शायद दे आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो लीगल इंग्लिश में उनको ट्रेनिंग जब से एडमिशन मिलती है दी जाती है। टीचर्स उनको क्लासरूम के बाहर भी मदद करते हैं। और क्यों इंग्लिश पे इतना इम्पोर्टेंस है? बिकॉज आपको जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, फॉरेन कोर्ट्स के इंग्लिश में ही मिलेंगे। अगर आप वो नहीं सीखोगे, उसके तरफ आपने अगर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स इन कोर्ट? इसलिए बेटर है कि इंग्लिश पढ़ो, ट्रेनिंग लो। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, जजमेंट्स इंग्लिश में पढ़ो और आपके क्लाइंट्स के लिए बेस्ट परफॉर्म करो। तो ये अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे हम वकालत.com में बहुत सी सर्विसेज देता है, तो टेक्नोलॉजी से कुछ फर्क नहीं पड़ा कि इंग्लिश आती है नहीं आती, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन तो विद इन सेकेंड्स वो हो तो जाता आप कर सकते हो, पर जी। जज साहब के सामने खड़े रह के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? बेटर है इंग्लिश की ट्रेनिंग लेना हर बच्चे को स्टार्ट कर देना मतलब चाहिए। अपनी लैंग्वेज में आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ऐसा रूल है क्या? नहीं, हाई कोर्ट में टुडे आई सी के जी। पीपल डू यूज गुजराती, पर कुछ ट्रेंड ऐसा है कि अगर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट रहे तो बेटर रहेगा। बिकॉज जो जज साहब वहाँ बैठ रहे जरूरी नहीं है गुजरात के ही रहेंगे। अच्छा, नहीं मतलब हिंदी में भी नहीं आर्ग्यूमेंट कर? लॉयर्स डू स्पीक, कहीं दे से भी। स्पीक इंग्लिश भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, जी। इंग्लिश भी बोलते हैं। जी। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो, गुजराती में बोलो। हाँ। पर आपको रिसर्च करना है, जजमेंट्स दूसरे रेफर करने हैं, लॉज रेफर करने हैं, ट्रीटीज रेफर करनी है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स रेफर करने हैं, जो सब आपको गुजराती में नहीं मिलने वाला। नहीं, एआई तो ट्रांसलेट कर देगा ना मैडम? एआई एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो और इतना आप ट्रांसलेट कर करके क्या समझोगे? वो जो भाषा में लिखा गया वो भाषा में पढ़ो, समझो, इम्प्लीमेंट करो। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि संसद में भी अभी तो, जैसे अभी संसद ने गुजराती की चैनल चालू की है, वो साउथ इंडिया में बोल रहा है, तमिल में बोल रहा है, गुजराती में आ रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, गुजराती में आ रहा है। वेरी नाइस। पर अभी जुडिशियरी में ये मैंने फिनोमिना अभी नहीं देखा अब है। आगे लग रहा है आपको कुछ चेंज होगा? रिसर्च तो हो ही रहा है, और जी। हमारे पास वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ रहे हैं। जी। हो सकता है, पर अभी के स्टूडेंट्स को मैं इतना ही बोलूंगी जी। कि आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उसके साथ साथ हिंदी और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी आप लोग लाइक कीप ऑन ट्राइंग, ट्रेन योरसेल्फ। जी। एक सवाल दूसरा है मैडम, अभी थोड़े दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, मैडम ने ऐसा बोला कि आप जो भी अब बच्चे आ रहे हैं, जो भी वकील आ रहे हैं, उनको कोर्ट में आर्गुमेंट करने की ट्रेनिंग दो। तो क्या कॉलेजेस में वो ट्रेनिंग मिल रही है, और मिल रही है तो क्यों ऐसा उनको कहना पड़ा? एक्चुअली शायद उन्होंने क्यों ऐसा कहा उसके लिए मुझे अभी नहीं कहना है, पर कॉलेज में जो ट्रेनिंग की बात है, तो हर एक लॉ कॉलेज में उनका सिलेबस का एक पार्ट मूट कोर्ट एक्सरसाइज होता है, जो उनका क्लिनिकल कोर्स है, यानी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज है। एक हाइपोथेटिकल मूट प्रॉब्लम बच्चों को दिया जाता है, उसके बेसिस पर बच्चे रिटन मूट मेमोरियल सबमिट करते हैं, और आइदर प्रोसिक्यूट और डिफेंड, और एक लॉयर या टीचर या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज आके उनका मूट कोर्ट प्रेजेंटेशन लेता है। तो यस,
प्रैक्टिस करने के लिए सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कॉलेजेस में है, हमारी कॉलेज में भी, और मूट हॉल भी होता है जिसका इफेक्ट बिल्कुल एक कोर्ट रूम जैसा रखता है। तो वो ट्रेनिंग तो कॉलेजेस में होती है। अच्छी, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा आपको वो कर सकते लगता है हैं। ज्यादा? जो हम टीवाई में ही फोकस करते हैं वो एफआई से स्टार्ट हो सकता है, यानी एवरी अच्छा। ईयर में ये मूट प्रॉब्लम्स, मूट एक्सरसाइजेज आप इंट्रोड्यूस कर दो, जी। इट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स, वो हो सकता है। जी। और एक सवाल ये है मैम कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और लिबरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके चेंज होने से, खास करके मेरा फोकस ग्लोबलाइजेशन ही है, तो उसमें क्या चेंजेस आए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में निकली हैं? आजकल सबको ध्यान आया है कि कोर्ट में गया तो जस्टिस काफ़ी टाइम के बाद मिलता है, जी। यानी वी कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन मीडिएशन। जी। और आर्बिट्रेशन मीडिएशन के लिए सिंगापुर ऐसी कंट्रीज़ में काफ़ी स्कोप है। तो आपने लॉ पढ़ा, आप प्रैक्टिस दूसरी कंट्रीज़ में भी कर सकते हो। आप यहाँ के लॉ ग्रेजुएट से फॉरेन कंपनीज़ में भी आप एज अ लीगल एडवाइज़र ज्वाइन कर सकते हो। और साइबर ऑफेंसेस जो होते हैं वो बाउंड्री में नहीं होते हैं, ऑफ द शोर्स भी हो सकते हैं। उसके लिए भी एज अ लॉयर आपके पास एम्पल ऑफ स्कोप है, एंड स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड दैट वे। और ये मैम अभी जो चेंजेस हुए हैं लॉज में, जो उसके बारे में कुछ आप बताइए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, और वो एजुकेशन आपके सिस्टम में आ गया है या अभी आने वाला है? डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हो चुका है। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का परिपत्र भी जाहिर हो चुका है, दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। उसके रिलेटेड काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे कॉलेज में भी हुए, आज भी मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम में जा रही हूँ। और लॉ में चेंजेस ज़रूरी है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, नए नए इश्यूज राइज होते हैं, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लॉ शुड बी अमेंडेड। आई फुल्ली एडवोकेट दैट। मैम ये जो इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, खाली नाम चेंज हो गया है कि नहीं भाई नहीं, काफ़ी सीआरपीसी चेंजेस था। है, काफ़ी तो चेंजेस मतलब ऐसे है। कुछ मेजर चेंजेस आप बता सकते हैं कि ये बहुत, ये इसको बोलते हैं कि ये, क्योंकि हम जो क्रिटिक्स लोग बोलते हैं वो, और आपका स्टडी, आपका एक्सपीरियंस वो अलग देखिए, होता है। एक्सपीरियंस की बात अभी हम इसलिए नहीं कर सकते कि लॉ अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, जी। द न्यूली लॉ, द न्यू लॉ। जी। अभी इसका जो इम्पोर्टेंस है कब खबर पता चलेगा, जब इश्यूज अराइज होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे, जजेस उनको इंटरप्रेट करके देखेंगे। पर एक बात मैं कहूँगी, ज़्यादा तो इन लॉज पे मैं अभी इलाबोरेट नहीं करूँगी, पर एक बात के, एक बहुत ही बेस्ट फीचर इस लॉ का है कि कम्युनिटी सर्विस इंक्लूड कर देने में आया है। एंड कम्युनिटी सर्विस का ट्रेंड ऑफिशियली इंडिया में पहले नहीं था। अभी लोगों को हर, जिसने कुछ गलत किया है, नॉट नेसेसरी उसको आप पेनलाइज ही करो, उसको आप फाइन ही करो, उसको कम्युनिटी सर्विस जैसा आप काम करवाएं, जिससे ही विल रिफॉर्म हिमसेल्फ, और शायद भविष्य में वो इंसान ऐसी गलतियां नहीं करे। एक ये क्रिटिसिज्म बड़ा है कि पुलिस इंस्पेक्टर्स को बहुत पावर आ गया इसके अंदर, और वो लोग अभी मतलब ऐसा होगा कि पुलिस राज हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना राज नहीं चला सकती है। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, हमारे वो देश की जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो भी है। हमारे गवर्नेंस के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। कोई भी एक ऑर्गन अगर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है तो दूसरा ऑर्गन उसको चेक में रख सकता है, और हमारे देश में कोई भी एक इंस्टीट्यूट मनमानी करे, ऐसा मैं नहीं मानती। एक मैडम ये बात है कि अभी जो कोर्ट के अंदर जो केसेस होंगे तो कुछ पुराने लॉ के हिसाब से चल रहे हैं और अभी नए लॉ के हिसाब से होंगे, तो पुराने और नए के अंदर कंफ्यूजन होगा, ऐसा के एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि अगले 10 साल तक, वैसे भी 4 करोड़ के आसपास केसेस आई थिंक पेंडिंग है कोर्ट्स में, ऐसा बोलते हैं, तो अभी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ऐसी एक बात हो रही है। देखिए, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अभी हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। तो जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट होंगे, नए लॉज आएंगे, जो पुराने रिपील होंगे ही होंगे। जब आपका केस फाइल हुआ तब जो भी लॉ प्रिवेलेंट था उस प्रोविजंस के हिटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अप्लाई होता है। 2019 आया, उसके बाद आपने केस फाइल किया, उसके बाद इश्यू हुआ, तो 2019 के प्रोविजंस आएंगे। बदलाव तो होना ही है, वी कैन नॉट बी स्टैग्नेंट,
otherwise we'll stifle down. तो ये जो चेंजेस हुए आपके हिसाब से जरूरी थे? जरूरी थे। अभी जी। कितने इफेक्टिव है, जी, उनका क्या इंटरप्रिटेशन जजेस कर रहे हैं, हमें वो थोड़ा उसका वो वेट करना थोड़ा, चाहिए। हाँ, थोड़ा वेट करना चाहिए दो बिफोर मेकिंग हेस्टी 2-5 assumptions। साल लगेंगे पता उसके चलने बाद में। क्लैरिटी आ जाएगी। और जी। अगर कोई प्रॉब्लम है, जी, कुछ इरेगुलरिटी कहीं पे भी, इसी लॉ में नहीं, कोई चेंज भी हो लॉ में सकते हैं। होता है, इट कैन बी ऑलवेज चेंज अमेंडेड। इट वो कैन, वो प्रोसीजर पॉइंट है ही हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका में। पॉइंट एकदम सही है। मुझे वेट ये एंड इसका वॉच। आंसर मिल गया कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी इसी लॉ की, 3 लॉ की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे पास कितने एक्ट्स है, कोई भी एक्ट में कोई भी रेगुलरिटी हो, इट कैन ऑलवेज बी रिमूव्ड, अमेंडेड, चेंज्ड। मैम ये एक और मुझे पूछना है कि जो मतलब आप कॉलेज में तो पढ़ लिए, उसके बाद जब रियल आप कॉलेजेस वो हैं और जब कोर्ट में जा रहा है तो उसमें और रियल जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स को? सजेशन तो मैं क्या बोलूँ, पर एक विटी चौक से सार्वजनिक लॉ कॉलेज में एक हम लोगों ने रूल बनाया है जी, कि एफआई का आपका एकेडमिक ईयर ख़त्म होते ही जब समर वैकेशन आता है, तब कंपलसरी 4 वीक्स इंटर्नशिप करनी है। जी। ऐसा एसवाई के बाद करना है, और टीवाई में तो कंपलसरी सभी कॉलेजेस में एक सिविल और क्रिमिनल केस ऑब्जर्व करना ही है। तो एफआई से अगर बच्चों को आप इंटर्नशिप की तरफ प्रेशराइज करके, समझा के, कैसे भी करके भेज देते हो, तो उन लोग को रियल कोर्ट एक्सपीरियंस एफआई से ही मिल जाएगा। यानी टीवाई होते होते तो वो स्टूडेंट कोर्ट एटमॉस्फेयर से बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और प्रैक्टिस करेगा। और ये लॉ की ही बात नहीं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ले लीजिए, बुक्स एकेडमिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंटर्नशिप नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ करना क्या है। सो आई एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू गो फॉर इंटर्नशिप राइट फ्रॉम एफआई। ज़रूरी नहीं है कोर्ट में ही जाए एफआई एसवाई में, आप रेवेन्यू साइड, इनकम टैक्स साइड, जुडिशियरी, कॉर्पोरेट सेल, एनजीओज, कहीं भी जा सकते हो, पर टीवाई में कंपलसरी सिविल एंड क्रिमिनल केस ऑब्जर्व करना है। अभी सबसे ज़्यादा मतलब आप स्टूडेंट्स अगर कोई पूछे आपको कि मैं हो गया एलएलबी मैंने कर लिया और अब मुझे शुरू करना है, तो मुझे कहाँ पे करना चाहिए? मतलब कौन सा पकड़ना चाहिए कि भाई बोलते हैं कि क्रिमिनल है या सिविल है या जो भी, या अभी तो ये इंटरनेशनल लॉज हैं वो भी आया है, कॉर्पोरेट लॉज हैं वो आया, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है? ये तो मैं नहीं कहूँगी। पैसा हर फील्ड में, आप में एप्टीट्यूड कितना है उस पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट को मैं उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी देख के शायद कभी उनके साथ में इस डेलिब्रेशन में उतरूँ। अगर वो स्टूडेंट क्रॉस एग्जामिनेशन की स्किल्स अच्छे से इनहेरिट करता है, उनके पास है, तो मैं उनको बोलूँगी आप कोर्ट प्रैक्टिस में जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जजमेंट्स एनालाइज करके अच्छे से समझ सकते हैं, तो जुडिशरी के लिए आप एनकरेज कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। कुछ लोग सूरत में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, कुछ लोग हाई कोर्ट जाएंगे। वो हर स्टूडेंट के लिए मेरा अलग कुछ आंसर रहेगा। मैम आपका पीएचडी पेटेंट्स में है, तो उसका बहुत ऐसा न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि पेटेंट्स कराने वालों की संख्या इंडिया में बहुत बढ़ रही है। पहले जितने आज से 10 साल 20 साल पहले नहीं होते थे, उतनी संख्या अभी मतलब हर रोज ही पेटेंट्स हो रहे हैं। तो वो फील्ड में क्या आप फ्यूचर देख रही हैं? फ्यूचर बिलोंग्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्टूडेंट्स को मैं एनकरेज करूँगी कि बौद्धिक संपत्ति के एरिया में आप प्रैक्टिस, इंटर्नशिप के लिए इन्वॉल्व हो जाइए। पेटेंट्स का जो मेन फीचर है कि उसका यूटिलिटी होना चाहिए। आप उसी इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलेगा जिसमें लाइक नॉवेल्टी है, यूटिलिटी है और वो नॉन ऑब्वियस है। यूटिलिटी मीन्स उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। जिस कंट्री के पास, जिस रीजन के पास ज़्यादा पेटेंट्स है, उसका इंडस्ट्री का लेवल हाई होगा, और जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक आता है। सो आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर इंटर्नशिप, फर्दर प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। धन्यवाद मैम, आपने बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की बातें बताई और
खास करके जो थोड़ी कंट्रोवर्सीज हैं जो लॉ से रिलेटेड उसको भी क्लैरिफाई किया। थैंक यू मैम, वकालत.com के पॉडकास्ट हाजिर हो पे आने के लिए। थैंक यू। Thank you for inviting me, wakalat.com. हाजिर हो।